हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर स्पार्क एजुकेशन। आज आप लोग के लिए क्लास 10th का साइंस के लिए मोस्ट वीवीआई रिपीटेड सब्जेक्टिव क्वेश्चंस, जो कि इस वीडियो को देखने के बाद आप महसूस नहीं बल्कि आप एग्ज़ाम हॉल में सच में एक फील कीजिएगा कि मैंने स्पार्की एजुकेशन से पढ़ा था और इस वीडियो से यही क्वेश्चंस जो पढ़ाया सर ने और यही क्वेश्चंस आया। तो वीडियो को पूरा देखिएगा। बस आपसे वही एक रिक्वेस्ट है, क्योंकि थोड़ा सा देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा और याद भी नहीं होगा। क्योंकि मेरा एक टिप्स है कि आप यदि वीडियो को देखते हैं तो आपको देखते देखते याद हो जाएगा, ये मेरी दावा है। यदि आपको टॉपर बनने के लिए सपना है तो आपको इस नंबर पर एक बार कांटेक्ट ज़रूर कर लेना है, क्योंकि इस पीडीएफ में आपको इतना इम्पोर्टेंट सॉल्यूशन के साथ क्वेश्चंस प्रोवाइड करवाने वाला हूँ या करवा रहा हूँ, आप देख सकते हैं। यदि आपको सर पढ़ाई अच्छी लग रही है तो 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा, क्योंकि सर इस कोर्स में आपको बहुत फैसिलिटीज़ दी जा रही है। तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि क्या पूछता है कि किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कितने बातों पर निर्भर करता है। क्या पूछ रहा है मेरे बाबू? तो पूछ रहा है कि कोई चालक है, उसका जो प्रतिरोध है वो किन किन बातों पर निर्भर करेगा, तो बताइए। तो आपको लिखना है, मैं सीधा आंसर लेके आ गया इसका। तो लिखना है आपको किसी चालक का प्रतिरोध निम्नलिखित कितने बातों पर, तो एकदम ऑल ऑफ यू 3 बात पर निर्भर करता है। कौन कौन सर? तो पहला आपको लिख देना है कि सर चालक की लंबाई पर, यानी कि जो चालक है, चालक की लंबाई यानी कि एल, ठीक है। और इसके बाद इसको फिर डैश लगा के इसके माने, इसका चालक की लंबाई का जो क्या मतलब हुआ इसके बारे में लिख देना है। सब बोले सर ये कितना नंबर का है, जो सर इसको पूरा लिखना पड़ेगा। तो बबुआ 2 नंबर का है, तो क्या इतना लिखेंगे, 1 पे लिखेंगे? नहीं बबुआ, अभी हम पढ़ के खाली सुनाते हैं, तब आपको पता चलेगा क्या लिखना है। तो लिखना है चालक की लंबाई 1 पॉइंट दिए, इसके बाद लिखना है कि सर किसी चालक का प्रतिरोध R, और क्या है सर चालक की लंबाई। तो देखो हम लोग जानते हैं कि देखिए जो रेसिस्टेंस होता है यानी कि जो प्रतिरोध होता है, इसे किससे सूचित करते हैं, तो इसे R से सूचित किया जाता है। और चालक की लंबाई L से, यहाँ समानुपाती कह रहा है ना बबुआ, तो R समानुपाती L हो जाएगा। तो बस आप चालक की लंबाई डैश करके R समानुपाती L भी लिख सकते हो। इतना आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ समझाने के लिए। आप समझाया। फिर देखिए दूसरा पॉइंट कि अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल पर, यानी कि ए पर, तो क्या लिखना है कि किसी चालक का प्रतिरोध उसके अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के प्रतिलोमानुपाती होता है, यानी कि समानुपाती होता है। क्या मैंने कहा? तो मैंने कहा बउआ आप लोग से कि सर क्या कहा? तो कहा हम वो चालक का प्रतिरोध है और जो प्रतिरोध का जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल होगा वो इसके क्या हो जाएगा, समानुपाती हो जाएगा। तो आपको इतना ना लिख के सीधा क्या लिख देना है, प्रतिरोध यानी कि R, और किसके समानुपाती, तो अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल के समानुपाती, यानी कि L/A। अब आपको समझ में आया? तो बस आपको समझाने वास्ते मैंने आपको यदि याद हो जाए, हाथ की स्पीड ज़्यादा है तो इसको लिख दीजिएगा और भी अच्छा हो जाएगा। एग्जामिनर खुश हो जाएगा, मोगम्बो खुश हो जाएगा, यानी कि मोगम्बो खुश हुआ। चलिए तीसरा पॉइंट में लगना है कि सर पदार्थ की प्रकृति पर, यानी कि जो मैटर ऑफ नेचर, यानी कि मैटर का नेचर क्या है हम लोग आम भाषा में। तो प्रतिरोध इस बात पर निर्भर करता है कि चालक जिस पदार्थ का बनाया गया है उसका प्रकृति क्या है। यानी कि हम लोग कह रहे हैं कि जो प्रतिरोध बात करता है क्या किस पर, तो पूछता है कि कोई चालक है, ठीक है, उस चालक जो बनाया गया है वो किस प्रकृति का है, वो किस जात का है, तो वो आपको लिखना है। समझना ये बात को? तो लिखना है चालक, तो इसको लिख देना है। अब बस आपका आंसर समाप्त। फिर क्वेश्चन आता है दूसरा नंबर क्वेश्चन मोस्ट वीवीआई, पूछता है कि सर नवीकरणीय तथा अनवीकरणीय स्रोत क्या है। मैंने क्वेश्चंस छूट गया लाने, सीधा आंसर जान लीजिए, आपकी सीमा समाप्त हो जाएगी और आप एग्जाम में यही सब प्रश्न को महसूस करोगे। ठीक है,
तो नवीकरण यानी होता है, मैं सीधा पहले पढ़ के बता देता हूँ तब समझ में आएगा। नवीकरण मतलब होता है कि वैसा पदार्थ, वैसा स्रोत जिसका उत्पत्ति बार बार हो। यानी कि समझ लीजिए कि जैसे आप मान लीजिए क्या सर, सौर ऊर्जा, क्या सर, सौर ऊर्जा, यानी कि सर सीधा मानिए ना सूर्य भगवान, सौर ऊर्जा को सूर्य भगवान, ठीक है। तो सौर ऊर्जा जो है वो कभी ख़त्म नहीं होगा, क्योंकि सर ये क्या है, अनलिमिटेड रिचार्ज है। सौर ऊर्जा जो है ये अनलिमिटेड। कभी देखे हैं कि दिन में सूर्य भगवान ना उगे, सूर्य भगवान उगे तो इसका रोशनी ना दे, अंधेरा हो जाए। आप कभी देखे हैं कि रात में दिन हो जाए और दिन में रात हो जाए, या सर दिन होते हुए भी रात दिखाई दे? नहीं। क्यों? क्योंकि सर यहाँ सूर्य भगवान है, और सूर्य भगवान है तो ये क्या है, अनलिमिटेड रिचार्ज है, यानी कि नवीकरणीय स्रोत है। समझ में आई बात को? तो हमको लिखना है सेंटेंस के साथ कि वे स्रोत जिसकी उत्पत्ति तब तक करने की योग्यता रखते हैं जब तक हमारा सौर मंडल विद्यमान है। जैसे यानी कि जब तक हम उत्पत्ति कर सकते हैं ये सब, जब तक हमारा पृथ्वी क्या है, बचा हुआ है, यानी कि पृथ्वी हमारा विद्यमान है। और इसका फिर जस्ट होता है अनवीकरणीय स्रोत, यानी कि जिसकी उत्पत्ति सिर्फ एक बार हो जाए और फिर उसके हम लोग मेकिंग में, यानी कि फिर इसको हम लोग उत्पादन करने में लाखों करोड़ों वर्ष लग जाए, उसी को अनवीकरणीय वर्ष। कैसे सर? तो जैसे कोयला देख लीजिए, कोयला आप न्यूज़ सुने होंगे कि सर कोयला क्या है, असीमित है, यानी कि कोयला एक बार जब हो जाए और आप सोचिए कि सर बार बार इसको हम उत्पादन कर सके, तो सर ये हलवा नहीं है, क्योंकि सर कोयला एक दिन में नहीं बनता। कोयला लाखों की सर सड़ी गली अपशिष्ट से बना होता है, और इसको लाखों करोड़ों वर्ष बनने लगता है। इसलिए ये क्या है बउआ? तो ये आपका अनवीकरणीय स्रोत है। समझ में आई बात को? तो सर आप लोग इसको लिख लीजिएगा, 99 वाला कोर्स लेने का क्या सर, 99 वाला क्या सर, कोर्स लेने का प्रयास कीजिए। क्या सर? 99 वाला कोर्स लेने का प्रयास कीजिएगा। बहुत संक्षेप में सभी क्वेश्चंस को मैंने डिटेल में बताया, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन देखिए कि उत्तल लेंस यानी कि कॉन्वेक्स मिरर और अवतल लेंस यानी कि कॉनकेव मिरर, कॉनकेव लेंस में दर्पण बोल रहा हूँ, ये दर्पण नहीं है, यहाँ लेंस है, ठीक है। तो अंतर स्पष्ट करने की अंतर अब बहुत बार एग्जाम में पूछा गया है। तो लिखना क्या है बउआ? तो लिखना है आपको कि आप क्या लिखना है बउआ, कि आप क्या लिखना है बउआ, बताइए आप। तो लिखना है कि आप उत्तल तथा अवतल लेंस की पहचान कैसे करेंगे, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो सबसे पहले एक का जाने कि उत्तल और अवतल में अंतर क्या है। तो लिखना है कि बीच में मोटा, क्या लिखना है कि बीच में मोटा तथा किनारों में पतला। मतलब सर याद कैसे करेंगे, हम तो कन्फ्यूज जाएंगे कि उत्तल में बीच में मोटा होता है और अवतल में पतला होता है। तो हम समझाते हैं, उत्तल में तुम जब खाना खाएगा तो पेट फूल जाएगा। देखिए यहाँ पेट फूलल है, इधर भी पेट इधर उगल है, इधर भी उगले है, यानी कि ये क्या हो गया, ये उत्तल लेंस हो गया। और जब तुम खाना नहीं खाएगा तो देखो ये पेट धंसा हुआ, इधर धंसा हुआ है, और ये भी इधर से धंसा हुआ है और इधर से, बस ये बन गया अवतल। समझ में आई? तो अब क्या लिखेंगे कि बीच में, देखिए ये बीच में क्या है, मोटा है, और ये क्या, ये बीच में ही क्या है, सिकुड़ा हुआ है, पतला है। और ये सर किनारों में क्या है, पतला है। देखिए किनारों में कुछ है नहीं, और यही देखिए किनारों में क्या है, मोटा है। समझ में आई बात को? तो समझ लीजिएगा आप लोग। दूसरा पॉइंट में लिखना है कि अक्षर बड़े आकार के दिखाई देते हैं, यानी कि उत्तल लेंस से हम अक्षर को क्या करते हैं, बड़े आकार के देख लेते हैं। इसी कारण तो हम लोग मनुष्य जो है इसी चश्मे का उपयोग करता है, उत्तल लेंस का। और अक्षर छोटे आकार के दिखाई देते हैं। तीसरा पॉइंट में लिखना है कि प्रकाश की किरणें को एक बिंदु पर केंद्रित करता है, यानी कि प्रकाश की किरणों को क्या करता है, एक बिंदु पर ही स्टोर कर लेता है। और तीसरा पॉइंट में अवतल में लिखना है कि प्रकाश किरणों पुंज को क्या करता है, बौछार कर देता है, यानी कि
क्या कर देता है, फैलाव कर देता है। ठीक है, तो तीसरा नंबर समझ में आई। और चौथा में लिखना है कि वस्तु का प्रतिबिंब वास्तविक, आभासी तथा उल्टा बनता है। यानी कि उत्तल लेंस में क्या बनता है, वस्तु का जो प्रतिबिंब बनेगा वो रियल इमेज बनेगा, और क्या बनेगा, इमेजिनरी बनेगा, और क्या बनेगा, अपोजिट बनेगा, यानी कि उल्टा बनेगा, याद रखिएगा। फिर यही अपोजिट साइड अवतल में कि वस्तु का प्रतिबिंब आभासी बनेगा, और जब भी आभासी बने तो वस्तु थोड़ा सीधा रहता ही है, इसलिए याद रखिएगा। पांचवा पॉइंट में लिखना है कि लेंस को बायों तरफ लिखना, यानी कि लेंस को बाईं तरफ हिलाए तो प्रतिबिंब दाईं तरफ गति करता है। यानी कि लेंस है ना उत्तल लेंस का, उत्तल लेंस को जब हम क्या करेंगे, बाईं तरफ से हिलाएंगे तो ये किस तरफ गति करेगा, तो दाईं तरफ गति करेगा। इसी तरफ हम लोग जाएं अवतल लेंस में तो लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब बाईं तरफ ही हटेगा। यानी कि लेंस को बाईं तरफ हिलाएं तो प्रतिबिंब बाएं तरफ हटेगा। समझ में आई। और छठा नंबर प्रश्न कि इसकी फोकस दूरी धनात्मक होती है, यानी कि उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी है वो प्लस होती है, और अवतल दर्पण की फोकस दूरी ऋणात्मक यानी कि क्या होती है, माइनस होती है। इस क्वेश्चन को कितने लोग समझ गए होंगे एक बार कमेंट जरूर कीजिए, क्योंकि ये सर मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। 2 नंबर का प्रश्न है, मैंने समझाने का क्या किया, बिल्कुल तौर तरीकों से प्रयास किया। चलिए तीसरा नंबर क्वेश्चन से आपके एग्जाम में पूछा जाता है कि सर सरल सूक्ष्मदर्शी से बनने वाला प्रतिबिंब का कारण खींचे। यानी कि क्या है, सरल सूक्ष्मदर्शी में बनने वाले प्रतिबिंब का किरण, यानी कि सरल सूक्ष्मदर्शी यानी कि उत्तल लेंस, ठीक है, इसका प्रतिबिंब क्या करे, किरण आ रहे खींचे। देखिए कितना बार पूछा गया है, 2015 में, सेट 3 में 2015 में, सेट बी में 2011 में, 2018 में, 2020 में पूछा है। तो चलिए, तो यही आपको चित्र बनाना है। तो सर बोले चित्र समझे नहीं तो कैसे आप बोल दिए बनाने हैं। तो मैं बताता हूँ वो ये मैंने बताया था, खाना खाएगा तो ये पेट फूलल है, देखिए इसी तरह है ना, ये उत्तल है और ये उत्तल होता है। सरल सूक्ष्मदर्शी जो होता है ये उत्तल ही होता है। उत्तल मैंने चलिए मैं बना दिया। ये इधर से कोई वस्तु है, ये वस्तु इधर से फोकस से जुड़ेगा, फिर इधर से गड़ेगा। आप लोग समझ लीजिएगा इतना, सर आप लोग तो पढ़े हैं, क्योंकि सर आप तो परीक्षा ना खींचा गया तो फिर क्या देते हैं। चलिए विद्युत मोटर, ये सिद्धांत किस सिद्धांत पर कार्य करता है, आपके ऑब्जेक्टिव टाइम में पूछता है कि विद्युत मोटर का क्या सिद्धांत है। तो लिखिएगा आप अच्छा से कि विद्युत, जब किसी कुंडली को क्या लिखना है बुआ, कि जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर, यानी कि कोई कुंडली है उसको कहाँ रख देंगे, तो उसे चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे तो इसमें क्या हो जाता है, तो इसमें धारा प्रवाहित की जाती है। तो कुंडली पर एक क्या होता है, तो कुंडली पर एक बल में युग्म कार्य लेता है। अरे बउआ कोई क्या है, कोई मशीन है, उस मशीन में हम तेल देंगे और तेल से जब मशीन को चलाएंगे तो उससे जो करंट होगा उसी को तो धारा कहते हैं। तो इससे बल उत्पन्न हो रहा है का ना। तो इसी तरह कि सर जब किसी कुंडली को चुंबकीय क्षेत्र में रखकर उसमें धारा प्रवाहित की जाती है तो कुंडली पर एक क्या करने लगता है, तो एक बल में युग्म कार्य करने लगता है। तो जो कुंडली को क्या करता है, उसी अक्ष पर घुमाने का प्रयास करता है। इसी कुंडली को अपने अक्ष पर घुमाने के लिए स्वतंत्र हो, वो घूमने लगती है, उसको क्या कहते हैं, विद्युत मोटर कहते हैं। डेट्स क्लियर, समझ में आई बात को। चलिए चौथा नंबर कंप्लीट। 5वां नंबर प्रश्न देखिएगा कि एमीटर और वोल्टमीटर को विद्युत परिपथ के साथ श्रेणी क्रम एवं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है, क्यों, वाई रीजन। कि आमीटर और वोल्टमीटर, तो सबसे पहले जानिएगा आप कि आमीटर को हम लोग धारा मापने वाली युक्ति कहते हैं और वोल्टमीटर को हम लोग विभव मापने वाले युक्ति कहते हैं। और ये दोनों क्वेश्चंस में एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम 2024 में रहेगा, याद रखिएगा। तो क्या लिखना है कि एमीटर धारा माप, देखिए बताया ना मैंने कि एमीटर धारा मापने माने की युक्ति है, अतः इसे विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है ताकि कुल धारा इससे होकर प्रवाहित हो। इसका प्रतिरोध भी क्या होता है, बहुत कम होने के कारण प्रवाहित धारा का परिमाण जो है वो नहीं बदलता है। और वोल्टमीटर विद्युत परिपथ में किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर मापने की युक्ति है, अतः उसे इन दोनों बिंदुओं समांतर क्रम में जोड़ा जाता है। क्योंकि इसका प्रतिरोध बहुत अधिक होने के कारण यह क्या करता है, यह परिपथ में नग्न धारा ले लेता है। समझ में आई बात को। चलिए अगला प्रश्न, असमंजन क्षमता को परिभाषित करें। एक वयस्क में सामान्य दृष्टि के लिए इसका मान्य क्या होता है, तो समझिएगा। चलिए अभिनेत्र लेंस की वह क्षमता जिसके द्वारा विभिन्न दूरियों पर क्या लिखना है,
कोई अभिनेत्र लेंस की क्षमता है उसी के द्वारा विभिन्न दूरियों पर स्थित वस्तु को क्या करते हैं, स्पष्ट देखने के लिए लेंस की फोकस दूरी को क्या कर देते हैं हम लोग, कम कर देते हैं, यानी कि कम कर देते हैं या अथवा अधिक कहता है तो उसे ही हम लोग क्या कहते हैं, असमंजन क्षमता कहते हैं। समझ आई बउआ, क्या कहते हैं हम लोग, असमंजन क्षमता कहते हैं। और इसी को सामान्य दृष्टि के लिए युवा वयस्कों की असमंजन क्षमता कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर अर्थात अनंत के बीच होता है। इसी के बीच आपको लिखना है कि इसलिए असमंजन क्षमता 4 डायोप्टर होती है। बस आपको यहीं तक लिखना है। आगे और भी क्वेश्चंस था लेकिन टाइम ज़्यादा होने के कारण मैं आपको इतना ही बता पाया। ठीक है, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में। आपको समझ में आया कि नहीं, क्योंकि सर ये पार्ट 10 तक चलेगा, 20 तक चलेगा पार्ट, इसमें 100 क्वेश्चंस करवाया जाएगा, आईसी से आपके एग्ज़ाम में रहेंगे। ठीक है, बिहार यूपी सभी के लिए है। तो थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो ऑल ऑफ यू। बाय दोस्तों, जय हिंद, जय भारत। थैंक्स माय डियर। ठीक है, आप लोग वीडियो को प्यार देने के लिए, लव यू।